સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. दोनों बाद में दे देना. नमस्कार. संधान की इस व्याख्यान माला में आज का विषय प्रेम गाथा काव्य परंपरा का पहला काव्य चांदायन लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ. इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मृदुला पारिक जी हैं. नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है. और इस बार की जैसे हमने विषय जो हैं किसी रचना को केंद्र में रखकर बनाए हैं, और आज की जो रचना है वो सूफी प्रेम काव्य परंपरा की सबसे पहली रचना मेरे संभवतः, और वो चांदायन है. और तो ये जो सूफियों की प्रेम काव्य परंपरा है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसे सूफी भक्ति शाखा नाम दिया गया है, और ये जो परंपरा है ये कहीं अरबी और फारसी से जो है होती हुई और भारत में आई. और यहाँ भारत में आने के बाद जो मुसलमान कवि थे वो भी, और उसके आधार पर जो हिंदू कवि थे वो उन्होंने भी भारतवर्ष की प्रेम कथाओं को, जो फारसी की जो प्रेम कथाएं थी उनसे कुछ अलग जो आख्यान स्वरूप है, भारतीयकरण है, उनको लेकर के जो एक परंपरा शुरू की प्रेम काव्यों की. और उस प्रेम काव्यों परंपरा में चांदायन जो है वो पहली रचना मानी जाती है. मुल्ला या मौलाना दाऊद उनकी कृत ये रचना है, रचनाकार. और चांदायन, तो मैडम इस चांदायन को जो है, हाँ, ये एक चित्र है मौलाना दाऊद रचित प्रथम हिंदी सूफी प्रेम काव्य. अब ये सूफी प्रेम कवियों की जो परंपरा है, हाँ, और उसमें भी विशेष रूप से मुसलमान कवियों की, उसमें सबसे पहला नाम जो मिलता है वो मुल्ला दाऊद का है. और उनकी असल में चांदायन. डॉक्टर तिवारी, उसमें एक बात यह है कि जैसे आपने ये कहा ना कि भक्ति की जो सूफी जो काव्य परंपरा है, जैसे हम बहुत मोटे तौर पर निर्गुण और सगुण की जब बात करते हैं, तो जो निर्गुण के उपासक है उसमें एक है कबीर, जिन्होंने ज्ञान का संदेश दिया, साधना मूलक उनका रहस्यवाद है समाज को. इन कवियों ने भी जो विभेद पड़ा हुआ था एक, उसको दूर करने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने धर्म का जो प्रचार किया. धर्म था वो इस्लाम, जैसा आपने अभी कहा कि अरबी फारसी की शैली है, मसनवी शैली वहाँ की ली, और कथा उन्होंने भारतीय जनजीवन में या भारतीय इतिहास के जो चरित्र हैं या कहीं कहीं पुराणों के बहुत सारे प्रसंग हैं वहाँ से उन्होंने ली है. और ये पहला चांदायन मुल्ला दाऊद का काव्य है, सूफी काव्य परंपरा का पहला काव्य है, जिसकी एक लंबी परंपरा शताब्दियों तक चलती रही. थोड़ा सा उसका अगर आप जिक्र करें तो मुझे लगता है कि चीज़ें हमारी खुल जाएंगी थोड़ी. किसका मैडम? ये परंपरा जो है दाऊद है, जैसे आपने अभी कहा कि मुसलमान कवि हैं, फिर हिंदू कवि हैं, तो पूरी उसकी एक हम अगर सूची देख लें. सूची में तो अगर देखें तो ये जो भारत में जो लिखी गई ये जो हैं कि चांदायन है, और कुतुबन उसके बाद आते हैं 1504 में मृगावती लेकर. फिर उसके बाद जायसी जो अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, और उसकी पद्मावत जो लेकर चरम उपलब्धि है सूफी काव्य परंपरा का, जिसको हम कहें मील का पत्थर है जायसी का पद्मावत जी. और इसमें जो है एक चौथे रचनाकार हैं मंझन, और उनकी मधुमालती. और ये रचना आप मैडम देखिए कि ये सारी रचनाएं जो हैं उनमें से कुछ अलग है थोड़ी सी. फिर उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे बाद में. लेकिन उस्मान की चित्रावली है, शेख नबी की ज्ञानदीप है, और नूर मोहम्मद की इंद्रवती है जी. हाँ, 1744 में. ये मुसलमान कवियों के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, और इसी परंपरा में हिंदू कवियों ने भी जो रचनाएं लिखी हैं. क्योंकि जब एक धारा शुरू होती है
तो उसका प्रभाव लंबे समय तक चलता है। और फिर उसमें ये नहीं कि मुसलमान कवि हैं या हिंदू कवि हैं, निरंतर वो प्रवाह बढ़ता चला ये जाता है। अध्ययन की सुविधा के जी, लिए जी, शायद हाँ, ऐसा जी हाँ, बंटवारा जी किया हाँ, गया बंटवारा होगा। नहीं, वो बहुत जरूरी भी है जी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम जी। देखना चाहें तो। लेकिन ये जो है कि आपने जो कहा कि हिंदू और जी। मुसलमान कवि जो है वो अलग किसी उससे संप्रदाय से या उससे संबंधित नहीं है, और यही तो इन लोगों का मुख्य काम है कि जी। उस परंपरा को और यहाँ के हिंदुई परंपरा को दोनों का सम्मिश्रण हम इस जी रचना हाँ। में भी देखेंगे जी हाँ, कि कैसे वो दाऊद जो हैं जब राजा का वर्णन करते हैं, किसी वस्तु का वर्णन करते हैं, तो कैसे उसमें हिंदू चीजें आती हिंदू हैं, धर्म आता है, हाँ, आस्थाएं कथा आती है, आस्थाएं, ईश्वर आते लोक- हैं, लोक भगवान विश्वास जो आते है, हैं, ये सब कुछ संस्कृति आते आती हैं। है, सब कुछ आता है। तो ये भी जो है इस परंपरा में हम देखें तो ये दामो कवि जो हैं, जी हाँ, लखन सेन, पद्मावती, जी हाँ। ईश्वर दास और सत्यवती कथा, गणपति की माधवानल काम कंदला, हाँ, परशुराम हैं, उषा अनिरुद्ध की कथा, पृथ्वीराज हैं, उनकी बेली, कृष्ण और रुक्मिणी री, रुक्मिणी। और उसके बाद अब आप देखिए थोड़ा अंतर ये है कि इन लोगों ने ये सीधा भागवत और वहाँ से सीधी कथाएं उठाई हैं, और उन लोगों हाँ, ने उन लोगों ने ऐतिहासिक पात्र लिया, लोक जीवन से लिया। जी, जी, जी। और अब इन रचनाओं में एक मुसलमान कवियों की और एक हिंदू कवियों की, जी। इन रचनाओं में जब हम चांदायन पर आते हैं जी हाँ, तो आपने जैसा कहा कि उन लोगों ने इतिहास पुराण में से कथाएं ली, जी और हिंदू कवियों ने जो है ये जो रचनाओं का आधार बनाया। इन सभी रचनाओं में ये जो कथा है हमारी चांदायन की, ये एक लोक कथा पर लोक आधारित कथा है। पर आधारित है। तो ये उन कथाओं से कैसे, और लोक कथा जैसे कि प्रचलित है ये एक लोरिकी और चनैनी की। चनैनी पर तो खास ये- करके ये जो लोक महाकाव्य है लोरिकी और चनैनी, जी जो बिहार के मगही और मैथिली भाषा के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में अवधी और भोजपुरी बोले जाने वाले क्षेत्रों में, और छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी जहाँ बोली जाती अच्छा, है उन क्षेत्रों में ये प्रचलित है। ये एक बहुत आभीरों की अहीरों की प्रेम कथा है, लोरिक चंदा की लोक कथा। जी इसके बाद में जितने भी सूफी कवि आए, खास करके मंझन देखिए, कुतुबंद देखिए, या जिसकी हम बात करते हैं जायसी हम देखते हैं, तो इन लोगों ने पात्र लिए हैं ऐतिहासिक, जैसे राजा रत्नसेन है और पद्मावती है, दूसरा वो चित्रावली और राजकुमार है। मगर इन्होंने लिया है अपनी लोक कथा, और इनका नायक है वो आभीर है, अहीर है, अहीर। और जो चांदा है वो राजकुमारी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जितने भी जो ये सूफी काव्य, प्रबंध काव्य हैं, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो ये मधुमालती हो, इसमें जो नायिका है वो अविवाहित है। मगर यहाँ हम देखते हैं कि चांदा जो है वो विवाहित है, और बिल्कुल। विवाहित स्त्री से लोरिक का जब प्रेम होता है तो उस प्रेम की अपनी एक पूरी एक अलग ही जायसी की, जहाँ दाऊद की अवधारणा है, जायसी की अवधारणा भी है कि वो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक जाने की बात है, यहाँ भी है। मगर यहाँ थोड़ा हटकर ये है कि इनका जो नायक है जी वो लोक जीवन से आता है, यही वो लोक यही कथा का लोक आधार कथा है, का आधार है। हालांकि ये बात है कि कथा उन्होंने लोक जीवन से ली है, मगर हालांकि कवि है अपनी मौलिकता लेते हैं, इसलिए उन्होंने इसमें अपने बहुत सारे मौलिक प्रसंग, मौलिक उद्भावनाएं, अपनी कल्पनाएं, बहुत सारा उसमें उन्होंने अपना जोड़ा है, नया कुछ दिया है। बिल्कुल। तो और शायद यही कारण है कि जैसे अन्य रचनाकारों की नायिकाएं हैं, हाँ। वो वती हैं, मृगावती हैं, मृगावती, या हाँ। ये पद्मावती है, या मृगावती और सारी वती वती हैं, लेकिन वती हैं। इसकी जो नायिका है हाँ, चंदा, वो चांदा है, वो चंदा चंदा है, वो है, चांदा है, है, चांदायन है। चांदायन है। तो ये रचना जो है ये 27 खंडों में हाँ, बटी हुई है, ये 27 भी हम खंडों देखते में, हैं। हाँ। और शुरू में जो है दाऊद ने इस चांदा को जो है चांद का अवतार बताया, अवतरित हुई है। जी वो जो हाँ, सहदेव है, हाँ, गोबर का महर जो है, तो उसके घर इसका अवतार होता है। अब आकाश के चंद्रमा का अवतार है, और इसके 27 खंड भी हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो हैं भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो नक्षत्र भी जो हैं 27 है। तो ये 27 नक्षत्र जो उनका भ्रमण पथ है,
उसको अयन भी कहते हैं। अयन कहते हैं, हाँ। तो क्या इस तरह से भी इसको देखा जा सकता, हो सकता है कि ये चंदायन खुद दाऊद की अपनी भी कल्पना हो, और बार बार दाऊद इसका जिक्र भी करते हैं कि इस चांदा जो चंद्र है उसके इर्द गिर्द जो है ये घूमते हैं नक्षत्र। हाँ। या कभी वो चांदा की श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो उसमें भी नक्षत्र ले आते हैं। कितनी बार ये भी कहते हैं कि जब चांदा आया या चंद्र आया या नक्षत्र आए तो सूरज ने सारे नक्षत्र देकर खुद फीका हो गया। तो शायद दाऊद के मन में ये चीज़ हो सकती है, चांदायन हो सकता है उनको शीर्षक देने के पीछे उनका कहीं ये मकसद रहा हो। बिल्कुल, शीर्षक में तो कहीं कहीं चांद कथा या चांद कहा इस तरह से अलग अलग, मगर दाऊद ने इसका नाम चांदायन दिया है, शीर्षक दिया है। तो और इसका जो रचना काल है वो 1380 ईस्वी सन है, क्योंकि दाऊद ने खुद ने कहा है कि बरस 721 कवि कथा गाई, ऐसा कुछ उन्होंने, यानी हिजरी सन है। अगर हम उसको विक्रम संवत देखें तो वो करीबन 1436 के आसपास, 1380, और ये ईस्वी सन जो है विक्रमाब्द 1436 और ईस्वी सन 1380 के आसपास। और उसके करीबन 200 साल के बाद फिर एक संपूर्ण कथा पद्मावत आती है। अब देखिए जो चांदायन जायसी ने दिया, ये दाऊद ने दिया जायसी के पहले, वो अपने आप में एक अद्भुत और अद्वितीय रचना है। ये लोरिकी आप जो है लोरिकी हाँ, ये लोरिकी है। हाँ, उसको दिखा रहा जाए, वहीं रखिए आप उसी जगह, और थोड़ा सा इस तरफ, और हाँ ये, और उस तरफ किसका ये, नहीं आप उधर घुमा रहे हैं, उधर उस तरफ उल्टा हो गई, सीधा कीजिए। कैसे बता दो? हाँ बस ये जो है, हाँ सही रखिए। ये लोरिकी जो लोक कथा है वो ये रचना है। और ये दूसरा इसका आधारित चनैनी यानी वही चंदा और लोरिक की कथा, ये चनैनी। मगर दोनों में उन्होंने काफी कुछ, हाँ ये चनैनी है। और आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का दोनों कथा होगा। अच्छा, ये तो एक ही खंड है चनैनी के, तो काफी सारे खंड है। इसका रूप और आकार देखकर ही हमें लगता है कि कितना विस्तार से ये लोक कथा गाई जाती है। दूसरी ये जो है, हम विद्यार्थियों को ये चांदायन जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है चांदायन रचना है, और ये चांदायन माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया है। और बड़े ही, जिसको मैं जब पढ़ रही थी तब मुझे लगा कि ये लोग किस तरह से मेहनत करते हैं। उन्होंने करीबन 10 से 15 तो पांडुलिपियाँ देखी हैं, कहीं कहीं एक पंक्ति उनको मिली है, उसका उन्होंने विश्लेषण किया है विस्तार से। तो लगता है कि किस प्रकार से जो संपादन किया है वो भी हमें एक सीखने को इससे मिलता है। चांदायन और चनैनी लोरिकी में थोड़ा सा हाँ, ये अंतर थोड़ा सा बताइए। अंतर थोड़ा सा ये है कि लोक कथा और इसमें ये है कि लोक कथा का नायक आभिर है, इसमें भी आभिर है बिल्कुल। मगर लोक कथा में जो चांदा और लोरिक का जो प्रणय है वो पहले का प्रणय है। यानी इसमें चनैनी में एक किस्सा ऐसा भी आता है कि लोरिक चांदा से छेड़छाड़ करता है होली के अवसर पर। अच्छा। और फिर चांदा उसे ताना मारती है, अर्थात चांदा का उनका संबंध पुराना है जी। और फिर धीरे धीरे वो प्रेम बढ़ता चला जाता है। मगर लोरिकी में, चांदायन में ऐसा है कि लोरिक और चांदा का कोई पुराना प्रेम नहीं है। यहाँ पर लोरिक एक वीर युवक है, योद्धा है। और जब एक बाजुर जो भिखारी है, जो बजा कर गाता है, वो चांदा के रूप को देखता है तो मोहित हो जाता है, जिसको कहते हैं दाऊद विमोहित हो जाता है, मूर्छित होता है। और फिर वो 1 महीने तक चलकर रूपचंद नामक एक राजा है, उनकी नगरी में जाता है। और फिर रात को वो तंत्री बजाकर गा रहा है विरह में, राजा सुनते हैं। ये भी एक मोटिव है, ये भी एक मोटिव है, एक परंपरा है। मोटिव है कि आधी रात को कोई गा रहा है और राजा सुनता है ना। रात को ही ये लोग बजाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना विरह की वेदना रात में ज्यादा उभरती है। रूपचंद बुलाते हैं और कहते वर्णन करो, और फिर वो उसका शिख नख वर्णन करता है। मैं तो कहती हूँ ना, हम लोग जो बात करते हैं मसनवी शैली, जो भारतीय शैली है उसमें नख से शिख तक वर्णन होता है। यहाँ पर शिख से नख तक वर्णन है। और एक प्रकार से देखा जाए तो पहले मांग का वर्णन है, और मांग का वर्णन उसमें भी हमें दाऊद की एक विशिष्ट
उपमा दिखाई देती है। मेरे ख्याल से मैडम, आपके पास आप वो जो है, पंक्तियां, हम जी हाँ, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हाँ। इसके पहले थोड़ा सा और, चूंकि हाँ, रचना जुड़िए। केंद्रित है तो हाँ जी। रचना विशेष रूप से विद्यार्थियों तक हाँ। पहुँचे और शुरू से हम बात हाँ, करें। हाँ। फिर आप जो कह रहे हैं जी। आपको मैं ले जाऊंगा वहाँ पर और आपसे तो फिर वो विशेष- रूपचंद से वर्णन बिल्कुल, करता है तो इस और हाँ, अब थोड़ी कथा की हम चर्चा हाँ, कर वही- लेते वही हैं। कि इसका रूपचंद प्रारंभ से- जो हाँ, है, उसे प्रारंभ जो राजा है। रूपचंद से उसकी सुंदरता का वर्णन करता हाँ, है। नहीं, हम और जैसे ही हाँ। वो सुंदरता का वर्णन करता है, हम्म, राजा रूपचंद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं हाँ। और वो कहता है मैं चंदा को पाऊंगा। हाँ, उसके पहले मैडम मैं हाँ। आपको रोक रहा हूँ। हाँ, आप- जरूर, जरूर, जरूर जो- बताइए वो- आप, मैं हम समझ रहा हूँ चर्चा कि वो ही जो कर है रहे हैं। वो जो है हाँ। भाग, जी। वो हिस्सा जो है सबसे अच्छा हिस्सा मुझे भी लगा जी हाँ। और आपको भी लगा हाँ, होगा, जी हाँ। क्योंकि प्रेम कथाओं का वही वही तो तो हार्द खास है। है, हार्द है। लेकिन हम इस कथा को ले लें, अगर शुरू से ले लें, हाँ, ले लो पहले शुरू खंड से हाँ, ले लें, पहले खंड से। तो पहला एक खंड एक जो खंड, है हाँ। स्तुति खंड है। स्तुति खंड मस्तनवी शैली की अपनी हाँ, एक विशिष्टता परंपरा है रही कि है, पहले जिसमें वो जो है जायसी देवी कहा ना सौरो हाँ, आदि एक करतारू, तारू, इसी और में भी इसी तरह सौरो इस- आदि एक करतारू, इसमें भी वही जो बात है। हाँ, कि सृष्टिकर्ता हजरत हजरत मोहम्मद मोहम्मद तथा की उनके बात- 4 यारों का हाँ, वर्णन वर्णन किया गया है और उसके बाद तत्कालीन बादशाह जो बादशाह जो फिरोज शाह है उनका उसका वर्णन है, जी उसका गुणगान है। हाँ। और उसके बाद जो है फिर- अपने गुरु जैनुद्दीन, जैनुद्दीन का, जोना शाह भी हाँ, जिनको कहा है, हाँ, जैनुद्दीन उनका। का वर्णन है। और ये पंक्तियां हैं मैडम जी हाँ, पहले की हाँ। वर्णन की, अगर आप कहें तो मैं इनको हाँ, जरूर सुनाऊं? जरूर जरूर सुनाइए। कि ये चांदायन की पहली प्रारंभिक प्रारंभिक पंक्तियां हैं पंक्तियां जिनमें उन्होंने गुणगान जो किया है कि पहिले गाऊं सिरजनहारू अजिन सिरजायह देश दियारू अशेष जैन दी हों पथलावा धर्म पंथ जिहि पाप गवावा औधरे नयन हिये उजियारे पायो लिखिनौ अक्षर कारे अपुनि मैं अक्षर की सुधि पाई तुर्की लिख हिंदू की गाई। तुर्की लिपि में और हिंदवी में गाई है। लिपि तुर्की है मगर गाया है हिंदवी में, यानी उस समय की हिंदी में गाया है। और ये उसके बाद जो है उस जो दूसरा पद जो- है हाँ, कि साहिए रोज ढीली बड़ राजा छात पाट अवते पय छाजा एक पंडित अव हैं पड़िवाहा दानी अपार सराहें काहा नीर खीर निर्मर करि छाने छोटे बड़े बेवई हरि जाने अति सिरिवंत भागय भारा मानिक ज्योति जानू पर जरा अखरग झार लंका लहु जाई हनुमत संग सही रहे बुझाई। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि फिरोज शाह जो है, जी। फिरोज जिनको उन्होंने कहा है, जी। वो जैसे श्रीमंत है, ये है, वो है, मगर सबसे अंत में आप देखिए हाँ। हनुमान उनके साथ जी, लंका अर्थात तक लंका तक वो उनका वो है, तलवार तलवार जाती है, जी। अर्थात तो लंका को भी विजयी